अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। हुकूमत और रियासत की जानिब से रवा रखे जाने वाले रवैये पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सरापे एहतजाज है ही, भाव ये रवैया हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी परेशान कर रहा है। इस मुतालिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी PTI की हिमायत और हुकूमत की मुखालफत में अपने रवैये में दिन ब दिन ज्यादा सख्ती ला रहे हैं और अमली इक़दाम से भी हुकूमत के लिए चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। माजी करीब में भी उन्होंने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, जिस पर अमल ना होने के बायस उन्होंने सेनेट इजलास का बाइकॉट कर दिया था। और अब गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी के साथ साथ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को भी पेश करने के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन हुकूमत ने इस मुतालिक आर्जी इक़दाम उठाया। जब सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को तो पेश कर दिया गया, लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी को आज भी पेश नहीं किया गया, जिसके बाद सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने खुद को पेश करवाने पर चेयरमैन सेनेट का शुक्रिया अदा किया और यह बताया कि उनको किन हालात में गिरफ्तार किया गया, लेकिन साथ ही यह मुतालबा भी किया कि अगर सेनेटर एजाज चौधरी को पेश नहीं किया जाता तो फिर उनको भी इस तरह सेनेट आना मंजूर नहीं। जिसके बाद वो सेनेट इजलास से जाने लगे, लेकिन चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने उनको रोकते हुए सेनेटर एजाज चौधरी का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। 6 मार्च को सुबह 8 साढ़े 8 बजे कोई 20 के करीब लोग सर मेरे घर आए और आते साथ ही जी आई वाज ग्रैब्ड फ्रॉम माई कॉलर जी। जब मैं जज के सामने पेश हुआ, जज साहब के सामने, तो जज साहब ने पूछा कि आपको पता है आप पे केस क्या है? तो मेरा सवाल था सर मुझे ये बताया मैं हूं किस जगह पे। सो जब मैं यहां पे आया मुझे बताया गया एजाज चौधरी साहब नहीं है। दैट वाज समथिंग वेरी बैड। विद ऑल ड्यू थैंक्स सर कि आपने मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा एंड आई वुड लाइक कि मैं वापस चला जाऊं अपनी जेल में सर और जाके आई फेस द म्यूजिक। अगर जमानत होगी तो मैं आ जाऊंगा सर, और अगर ना हुई तो अगर एजाज चौधरी साहब आए तो मैं उनके साथ आऊंगा, अदरवाइज अगर वो ना आए तो आई बैक लीव फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सर अगर आज हम इस इंस्टीट्यूशन की खुद इज्जत नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करेगा। सो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल गो बैक टू माई भावलपुर जेल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अब्बास साहब, आप 2 मिनट बैठे, मैं रूलिंग दे रहा हूँ। I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. इस मामले पर सेनेट के इजलास में भी जुबानी कशीदगी में इजाफा हुआ, जबकि हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार की जानिब से एक दूसरे पर सख्त तनकीद की गई। मेरे ख्याल में प्रोटोकॉल में आपका पाकिस्तान में 3रा नंबर है शायद। क्या चेयरमैन का भी प्रिविलेज वायलेट होता है या उसकी कोई कमांड होती है सर? क्या उस हुक्म पे अमल दरामद होना था या आपने उसको जो है ना फिर आगे अगले हाउस में भिजवा दिया? और डरिए उस दिन से कि जिस दिन ये एतमाद ख़त्म हो जाए, और शायद ये डिज़ाइन का हिस्सा है कि एतमाद ख़त्म कर दिया जाए इन ऐवानों से। सर इसको आप अपने आर्डर को इम्प्लीमेंट करवाइए। कल चेयरमैन को अगर किसी जो है ना इसी तरह से या ओन अब्बास बप्पी के जुर्म से कमतर जुर्म वाले में उनमें अगर कहीं पर गिरफ्तार कर लिया तो इस ऐवान के पास फिर शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो हमारी असल डिमांड है कि एजाज चौधरी को इस हाउस में पेश किया जाए एज पर लॉ, प्रोडक्शन ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज कवानीन और लॉज और रेजोल्यूशंस एंड समथिंग एवरीथिंग वो तो चलती रहती हैं, लेकिन उसको तभी इज्जत मिलती है जब आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराएं। जिल्लत एक मेंबर की हो, सारे हाउस की जिल्लत है। दोनों जो सेनेटर साहिबान हैं उनके लिए जो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर पहले जारी किए, अब जारी किए, मैंने इससे पहले भी कहा था, हमें उससे कोई इख्तलाफ नहीं। जो सियासी लीडर्स हैं हमारी तारीख़ के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुज़रते रहे। ये अभी 30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख़ में गुजरे हैं। कैदें काटना सियासतदानों का जेवर रहा है। हम उन वाक़यात की तरफ भी नहीं जाना चाहते जो उनके दौर में होते रहे। जहां इस मखसूस मामले पर PTI और हुकूमत आमने सामने दिख रही है, वहां मुस्तकबिल में भी इस ही जारियत में मजीद इजाफे का खदशा बढ़ता जा रहा है। गो के PTI ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन इस ऐलान को अमली शक्ल देने में भी PTI को कई चैलेंजेस दरपेश हो गए हैं। बिलखुसूस अपने अलावा अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों को सड़कों की सियासत की तरफ रागब करना PTI के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस मुतालिक मौलाना फजल रहमान किसी सूरत भी PTI को हाथ नहीं पकड़ा रहे, बल्कि उनकी तो PTI से दूरियों में दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है। अहम बात यह है कि इस मुतालिक PTI के अपने कैंप से ही इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं जो मौलाना की दूरियों का सबब भी बन रहे हैं। मौलाना के हल्के के हरीफ अली अमीन गंडापुर इस मिशन पर जुटे हुए हैं, जो हर रोज ही मौलाना के खिलाफ लबकुशाई कर रहे हैं, जिसका PTI से डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा। गुज़िश्ता रोज भी
हमारे इस शो में अली अमीन गंडापुर की जगह पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर बनाए जाने वाले जुनैद अकबर ने भी ये इकरार किया कि इस तरह की बयानबाजी से मामलात बिगड़ रहे हैं। तो हमारी तो पहले से तैयारी है, हम तो इंशाल्लाह ताला ईद की बात बाहर निकलेंगे। तो वो आ गए तो बहुत खुशी होगी, अगर नहीं आए तो हमारे कोई मसला नहीं है। उसके लिए टाइम चाहिए, इतनी आसान नहीं है कि हम जो वर्कर जो है माजी की तलखियां इतनी आसानी से बुला ले। तो इसमें सिर्फ टाइम लगेगा, और टाइम उस वजह से अगर हम इसको नॉर्मल लेके आए, सीज फायर हो तो फिर आसानी हो जाएगी। अगर किसी इसी तरह की स्टेटमेंट देंगे दोनों तरफ से तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बज़ाहिर सोलो फ्लाइट ही लेनी पड़ सकती है, वहां इमरान खान को दरपेश मुश्किलात और उनसे मुलाकातों पर पाबंदी से मुतालिक भी पीटीआई अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाने का सोच रही है। जब अदालती अहकामात और मुतअद्दिद मुतालबों के बावजूद भी इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली, तो अब पीटीआई ने अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। इस सब सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत बहुत पुरएतमाद है और तहरीक इंसाफ की किसी भी एहतजाजी तहरीक से खाइफ नहीं दिखती। उल्टा तहरीक इंसाफ को ये ताने दिए जा रहे हैं कि वो अवाम और हुकूमत को क्या तकसीम करेगी। उनकी अपनी जमात 10 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। इनकी पार्टी 10 हिस्सों में बढ़ चुकी। अलीमा ग्रुप अलग है, उस्मा ग्रुप अलग है, बुशरा ग्रुप अलग है, अली अमीन गंडापुर ग्रुप अलग है, शेर अफजल मरवत ग्रुप अलग है, जुनैद अकबर ग्रुप अलग है। ये अब बदिस्तों गिरेबां हैं। आपने कौम को तकसीम किया था, आज पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं आपके। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात अता अतार ने। बहुत शुक्रिया अता अतार साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ईद के बाद एक तहरीक शुरू करने जा रही है और इस सिलसिले में वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बना रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की और तलाल चौधरी साहब के कल के गुफ्तगू से, उनके बयान से तो लग रहा है कि हुकूमत बड़ी संजीदा है, इस तहरीक को लेकर बड़ी परेशान है और हुकूमती कैंप के अंदर बड़ी फिक्र मौजूद है। कतन फिक्र मौजूद नहीं है। ये तरीके इंसाफ और इनके बानी इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है, इशारिये बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान को तकवीयत मिल रही है, बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की साख बहाल हो रही है, पाकिस्तान को दोस्त ममालिक वो उसकी मईशत की तारीफ कर रहे हैं। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया काउंटर टेररिज्म एफर्ट के ऊपर। तो पीटीआई तो इररिलेवेंट हो रही है और देखिए कैसे बंदे इकट्ठे करेंगे। ऑलरेडी लड़ाई पड़ चुकी। अलीमा ग्रुप, उस्मा ग्रुप, बुशरा ग्रुप, अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर, शेर अफजल मरवत, ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपस की तकसीम बहुत बढ़ चुकी है। और जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब जलसा किया डेरा गाजी खान में और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नारोवाल में जलसा किया, तो क्या वजह है कि तरीके इंसाफ की अपनी हुकूमत जिस सूबे के अंदर है, उस सूबे के जिले स्वाबी के अंदर ये बंदे इकट्ठे नहीं कर सके और एक कामयाब जलसा नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर वो रही है कि हम उसको सीरियस लें या कोई तशवीश जो है वो लाहक हो हुकूमत को। कतन कोई तशवीश नहीं है। और इनकी डिवीजन और इनकी आपस की लड़ाइयां और खींचातानी और एक दूसरे की टांग खींचना, इसने इनकी इत्तेहाद इत्तेफाक को खत्म कर दिया है। और अवाम ने ये बात बिल्कुल जांच ली है कि किसके दौर में मईशत बेहतर हुई है, किसके दौर में मईशत की बहाली हुई है और कौन 9 मई के हमले करके IMF को लेटर लिख के कौम को तशद्दुद पे उकसा रहा था। तो इस हवाले से हुकूमत में किसी किस्म की कोई एंग्जाइटी मौजूद नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि कोई फिक्र नहीं, अगर पीटीआई के इतने बुरे हालात है तो आप उनको कोई जलसा भी नहीं करने देते। पंजाब में कोई छोटी सी वो एक्टिविटी प्लान करते हैं, आप फौरन दफा 144 लगा देते हैं। यानी हुकूमत को फिक्र तो है, आप बेशक इसे डाउन प्ले करें जितना मर्जी। इसका ताल्लुक परेशानी से नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से है कि तहरीके इंसाफ ने पिछली दफा कब कोई जलसा किया था जिसमें तोड़फोड़ ना की गई हो, तशद्दुद ना किया गया हो, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को तशद्दुद का निशाना ना बनाया गया हो। ये जब भी आए हैं या तो उन्होंने खवातीन को हरास किया है या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है या इवन ग्रीन बेल्ट तक को आग लगाई है, मेट्रो के ट्रैक को आग लगाई है। तो ये लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद आए थे तो इनके साथ अफगान शहरी मौजूद थे और बहुत बड़े क्रिमिनल्स की तादाद थी जिन्होंने गन्स कैरी की हुई थी, जिन्होंने आंसू गैस की जो है वो स्टन गन पकड़ी हुई थी और आंसू गैस के शेल फायर कर रहे थे। तो ये देखिए ना, इनको फ्री फॉर ऑल तो नहीं है कि इनको तशद्दुद करने की, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने की, क्रिमिनल्स को, अफगान शहरियों को लाने की इजाजत दी जाए। अपने सूबे में भी इजाजत के बावजूद, सरकारी खर्चे के बावजूद, सरकार के वसाइल लगाने के बावजूद ये वहां पे कामयाब शो नहीं कर सके तो उन्हें पूरे मुल्क में क्या करना है? ये पुरअमन रह नहीं सकते, इसलिए बाकी मुल्क के हिस्सों में इनको इजाजत नहीं मिलती। चले पहले तो वो इस्लामाबाद आए थे लेकिन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके थे। इस पर तो मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल करने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से।
तो हाल ही में आपकी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उनसे मिलने के लिए, आप मौजूद थे वहां पर। तो पुरएतमाद है आपके मौलाना फजल रहमान साहब इस एलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे? देखिए, मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा उनसे एक दरीना ताल्लुक भी है, हमारे फितरी इत्तेहादी भी हैं, उनसे एक इज्जत तकरीम का रिश्ता भी है। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मैं ये जानता हूँ कि हर वो फैसला जो पाकिस्तान के मफाद में होगा वो लेते हैं। आप 26वीं आईनी तरमीम पे देख लें, वो नहीं माने थे शुरू में, फिर जब बातचीत हुई, अफाम तफहीम से मामलात आगे चले, कुछ उनकी बात मानी गई, कुछ पाकिस्तान के मफाद में वो समझते थे कि ये शिकें डिलीट होनी चाहिए, कुछ ऐड होनी चाहिए, तो उसके बाद मामला अफाम तफहीम से हल हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एक जीरक और बड़े एक तजर्बेकार सियासतदान हैं, और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के नुकसान में हो, या पाकिस्तान की साख के खिलाफ हो, या पाकिस्तान की मईशत को जिससे धचका लगे। उनसे उम्मीद भी ये है और उनकी माजी भी ये है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मफाद के लिए ही सियासत की है, उसके बगैर नहीं की। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो तबाही के बिल्कुल रास्ते पे चल रही है, जो बची कुची रह गई है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो मेरी तवक्को भी ये है और उम्मीद भी ये है और मुझे लगता भी ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब इनकी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं हो। अतातार साहब, वो तो तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि मौलाना फजल रहमान साहब का तहरीक में शामिल होना मुल्की मुफाद में है, तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जाहिर है वो अपना मुफाद भी तो देखेंगे, लेकिन जो आपकी मुलाकातें हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब से, उसमें आप कितने पुरएतमाद हैं, कितना आपको कॉन्फिडेंस है कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ कम से कम नहीं जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बनेंगे, और उनका फितरी इत्तेहाद हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद बन नहीं सकता, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और एक पुरानी सियासी राइवलरी चली आ रही है। तो मुझे जो तवक्को भी ये है, और उनका माजी देखते हुए, उनके फैसले देखते हुए, मैं ये समझता हूँ कि वो कतन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे। और तहरीक इंसाफ जो सियासत करती है इंतशार की और तशद्दुद की, और जो जिस तरीके से वो फॉरेन पॉलिसी को भी इन्वॉल्व करते हैं अपनी सियासत के अंदर, तो मौलाना फजल रहमान साहब का ये वतीरा नहीं है। उन्होंने हमेशा बड़ी तदब्बराना तरीके से और बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी फामो तफहीम से, बड़ी रवादारी से सियासत की है, और वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे कायम रहेंगी, मेरी उम्मीद यही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है रियासत की हुकूमत की। एक तरफ मुलाकातों पर भी गैर एलानिया पाबंदी है इमरान खान साहब के साथ पार्टी लीडरशिप की, दूसरा JIT में भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलब किया जा रहा है PK एक्ट के जरिए, जो इस वक्त एक JIT बनी हुई है उसके तहत। तो ये सख्ती किस हद तक जाएगी? कोई पाबंदी की तरफ तो ये मामला नहीं जा रहा, जिसका आप पहले ऐलान कर भी चुके हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ऐसा पहलवान है जो अपने भार से गिर चुका है और अपनी सियासी मौत आप मर चुके हैं। इनको इसलिए महसूस हो रही है कि इन्होंने जेल नहीं, इसको एक 5 स्टार होटल का स्वीट समझा हुआ था कि हफ्ते में 6 मुलाकातें, वुकला की अलग, पार्टी वालों की अलग, फ्रेंड्स की अलग, फैमिली की अलग, और तरह तरह के वहां पे जो है वो एक्टिविटीज चल रही थी जेल में। जेल कम, तो मुझे तो लग रहा था कि कोई सेमिनार जिस तरह होता है या कोई कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है वहां पे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो इवेंट्स क्रिएट कर रहे थे वहां पे। तो ऐसे तो मेरा नहीं ख्याल कि इजाजत होती है जेल रूल्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो है वो करने की। तो मैं समझता हूँ कि सख्ती तो कोई नहीं है, रूल्स के मुताबिक डील किया जा रहा है। सही है। और ये बातचीत नेगोशिएशन चली, इन्होंने उससे बैकआउट किया, ये उससे बाहर निकले। तो जो कानून के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, बाकी मामलात है वो भुगत रहे, कानून के मुताबिक भुगत रहे। कोई ऐसा सेल नहीं है या कोई वजीर आजम के तहत कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो बैठ के कहे जी सख्ती तेज कर दो या कम कर दो। किसी भी तरफ से जो जेन्युइन केसेस बने हुए हैं 9 मई के 190 मिलियन पाउंड के करप्शन के, वो भुगत रहे हैं, और वो जब तक मंतकी जाम तक मामलात नहीं पहुंचते इनके, वो भुगतेंगे ऑब्वियसली। तो ये जो JIT वाला मामला है जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलब किया गया है, कुछ पेश हुए भी हैं, इस पे सुनने में आ रहा है कि कार्रवाइयां मजीद तेज होगी और कुछ गिरफ्तारियां भी होने वाली हैं ईद से पहले पहले। देखिए, वो जो JIT बनाई गई थी उसको बाकायदा उस FIR के तहत कुछ इसका मैंडेट है, और जहां जहां वायलेशन हुई है और जहां जहां इंतशार फैलाया गया है वो कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करेगी। तो ऑब्वियसली जहां जहां पे कानून की वायलेशन है वहां पे कानून हरकत में आएगा। और मैं ये समझता हूं कि इनकी जमात जो है वो सियासत ही तशद्दुद की और गालम गलोच की करती है, उसके अलावा इनको आता ही कुछ नहीं है।
तो अब कानून का तो सामना करना पड़ेगा कि जहां पे कानून की वायलेशंस की है, तो मजीद मैं नहीं देखता कि कोई तेजी या कमी है। कानून चल रहा है, कानून के मुताबिक ही मामला चलेंगे और कानून को फेस करना पड़ेगा। सर, कानून की बात कर रहे हैं आप, रूल्स की बात कर रहे हैं, तो रूल्स तो ये भी कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट अगर किसी को पेश करने के लिए इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दे तो उसे पेश करना पड़ता है। आज भी यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से चेयरमैन सेनेट की तरफ से प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे ऑन अब्बास भप्पी के और सेनेटर एजाज चौधरी के। ऑन अब्बास भप्पी को तो पेश कर दिया गया, लेकिन सेनेटर एजाज चौधरी साहब को पेश नहीं किया गया। तो यहाँ पे रूल्स और कवानीन कहाँ चले जाते हैं? देखिए, जो 9 मई की इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी हसास स्टेज के ऊपर है, और हम ये समझते हैं कि जो हसास केसेस हैं उनमें ये एक्यूज होता है प्रोडक्शन ऑर्डर, और कई दफा जो मुलजिम है वो कुछ साजबाज करता है या बाहर निकल के वो बकायदा उस केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो बुनियादी वजह तो मुझे यही लगती है कि क्योंकि वो 9 मई के केस में वॉटेड है और 9 मई का केस वो ट्राई हो रहा है उनके ऊपर, तो वो एक सेंसिटिव केस है और वो आम रूटीन का केस तो है नहीं। तो मुझे तो ये वजह लगती है। बाकी चेयरमैन सेनेट का एक अपना स्टांस है बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उस स्टांस की भी ऑब्वियसली मैं कदर करता हूं। तो अब ये मामला कैसे हल होते हैं? अतादार साहब, जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक पोजीशन ली है ये प्रोडक्शन ऑर्डर वाले मामले पर, और इससे पहले पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब हैं वो भी पंजाब गवर्नमेंट को पिंच करते रहते हैं गाहे बगाहे, तो लग रहा है कि मामलात पीपल्स पार्टी के साथ इतने अच्छे नहीं है जितने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है। मामलात लगता है उलझाव की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जमात है जिसके साथ हमारा इत्तेहाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है और हमारा उनसे इज्जत एहतराम का रिश्ता। इवन तो मैं भी बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन जीत के आया हूँ अल्लाह के फजल से, मगर मैं समझता हूँ कि जो हमारे मामलात हैं आपस के वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं है, और हम इंशाल्लाह ताला पूरी अच्छी नीयत के साथ और अफाम तफहीम के साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, और भरपूर कोशिश हो रही है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके इनको अपने साथ चलाएं। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई संगीन मामलात हैं, ये तमाम मामलात हल हो सकते हैं, अच्छे तरीके से हो सकते हैं, और हमारी पूरी नीयत है कि पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर करके इनको बाकायदा अपने करीब रखा जाए और उनको साथ लेके चला जाए। अच्छा सर, आपकी गवर्नमेंट तो खर्चे बचाने के दावे करती रही है पिछले कई महीनों से, लेकिन यहाँ तो आप खर्चे बढ़ा रहे हैं। एक एक वजारत में 3-3, 2-2 आपने वजीर लगा दिए हैं। अगर हम वजारत दाखिला की बात ही करें तो वहाँ मोहसिन नकवी साहब पहले से वफाकी वजीर दाखिला है, फिर आपने तलाल चौधरी साहब को भी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला लगा दिया है, परवेज खटक साहब को भी मुशीर दाखिला लगा दिया है। ये 3-3 वज़ीर दाखिला क्या करेंगे, क्या मंतक है इसकी? देखिए, वजीर एक है, जिस तरह आपको याद होगा पीडीएम दौर में मैं SAPM था ऑन इंटीरियर एंड लीगल अफेयर्स। मेरे मिनिस्टर इंटीरियर राना सनाउल्लाह थे और मेरे मिनिस्टर लॉ आजम नजीर तारड़ साहब थे। मोहसिन नकवी जो हैं वो मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट तलाल चौधरी साहब हैं, वो कुछ उनको डेलीगेट किया जाएगा काम इंटीरियर का। असेंबली के सवालात हैं, फॉर एग्जांपल वो बड़ी शिकायत आती थी अरकान की कि जी मिनिस्टर इंटीरियर लॉ एंड ऑर्डर के मामला देख रहे होते हैं, हाउस में कई दफा नहीं होते, तो वो मोहसिन साहब उनको डेलीगेट करेंगे अपनी कुछ असेंबली का काम, कुछ लॉ एंड ऑर्डर का काम, कुछ दूसरे सूबों के दौरों का काम, जैसे वो मुनासिब समझेंगे। तो ये एक अच्छी एडिशन है। तलाल चौधरी साहब पहले भी इंटीरियर रहे हैं एहसन इकबाल साहब के साथ 2017 में तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा होगा, एक टीम वर्क होगा। और परवेज खटक साहब एडवाइजर आए हैं इंटीरियर अफेयर्स के, तो कुछ जिम्मेदारियां जो है वो बहुत बड़ा महकमा इंटीरियर का, कुछ जिम्मेदारियां उनको तफवीज की जाएंगी। तो ये टीम वर्क होता है। मैं समझता हूँ कि ये बड़े बड़े महकमे हैं और बड़ा मुश्किल काम होता है पूरे पूरे महकमे को चलाना। तो मोहसिन नकवी साहब ने अपने साथ तलाल साहब को भी लिया है, परवेज खटक साहब को भी, तो वो उनका भार भी बांटेंगे और टीम वर्क चलाएंगे आगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देंगे, जिससे आप देखेंगे कि ओवरऑल काम में बेहतरी आएगी। वो उनका भार बांटेंगे या नहीं, फिलहाल लग ये रहा है कि वो आपकी काबीना के ऊपर भार जरूर है। राना सनाउल्लाह साहब के बयान से तो यही लगता है, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो नहीं बनाया खटक साहब को। जब आपकी इत्तेहादी हुकूमत होती है, मखलूत हुकूमत होती है, तो बहुत सारी पार्टियों के लोग आते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि IPP है, PMLQ है, MQM है, मौजूद हैं कैबिनेट के अंदर। तो परवेज खटक साहब की को नुमाइंदगी दी गई है, उनकी पार्टी को दी गई है, तो ये सियासी फैसला है और हमारा फैसला है हुकूमत का। और हुकूमत ने बेहतर समझा कि KP के मामलात के हवाले से वो वजीर आला रहे हैं, वो बड़ी अच्छी इनपुट दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ उनकी अच्छी एक कंडीशन है, और ये सियासी हुकूमतें ऐसे फैसले करती
होती हैं। अच्छा, ये बताएं कि खटक साहब के हवाले से क्या फैसला हुआ है, क्या सोच है कि उन्हें तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई जिम्मेदारियां तो नहीं दी जा रही कि वहाँ उनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई सियासी रोल हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए केपी में अपना असर इस्तेमाल करें? ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो सारे इन्स एंड आउट्स को जानते हैं, केपी के निज़ाम को जानते हैं, वज़ीर आला रहे हैं, के सदर रहे हैं पीटीआई के, तो वो बड़ी अच्छी एडिशन है। और मेरा ख्याल है कि इवन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जहां मोहसिन साहब बेहतर समझेंगे उनसे काम लेंगे और वो डिलीवर करने वाले आदमी हैं। मेरा ख्याल है। अच्छा अतातार साहब, दहशतगर्दी का मसला फिर से सर उठा रहा है, पाकिस्तान इससे मुतासर ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया है। आप लोग तहरीक इंसाफ को मौजूदा इल्जाम ठहराते हैं कि उन्होंने दहशतगर्दों को लाकर यहाँ बसाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा से भी पूछा जाना चाहिए बुलाकर कि आप लोगों ने क्यों ये फैसला किया था उस वक्त। जनरल फैज हमीद साहब की बात करते हैं, वो तो ऑलरेडी हिरासत में हैं, इमरान खान साहब भी हिरासत में हैं, तो क्या है कोई ऐसा प्रोग्राम गवर्नमेंट का कि जनरल बाजवा को बुलाकर उनसे पूछा जाए? मेरी अपनी जो राय है, मैं ये समझता हूँ कि बानरी चेयरमैन पीटीआई के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे, जब नहीं थे, हमेशा टीटीपी की हिमायत, हमेशा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कहना कि जिनको वापस लाएंगे ये अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक उनका फैसला था, उनकी सोच थी, आइडियोलॉजी थी बानी चेयरमैन पीटीआई की, और ये उन्होंने फिर इम्प्लीमेंट किया। के उस डिसीजन में और लोग भी शरीक होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर बानी चेयरमैन पीटीआई अपनी सारी सियासत वो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हामी होते हुए, सिंपथाइजर होते हुए, प्रमोटर और सपोर्टर होते हुए करते रहे हैं। और ये उनका एक दरीना ख्वाब था कि मैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों को वापस ला के बसाऊं, और उन्होंने बसाया। तो मेरी तो इस पर यह राय है कि एक आइडियोलॉजिकली इमरान खान अलाइन था टीटीपी के साथ जिसने ये काम किया। बहुत शुक्रिया अतातार साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू अदा कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लगी है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे के हवाले से क्या सोच रही है तहरीक को लेकर, और जो उनके खिलाफ सख्ती बढ़ रही है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रियासत की हुकूमती पॉलिसी जो है उसमें सख्ती नज़र आ रही है, और एक तरफ JIT में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तलबी हो रही है, और साथ ही साथ अडयाला जेल में मुलाकातों के सिलसिले पर भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती नज़र आ रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ जो है उससे काफ़ी ज़्यादा कानूनी और सियासी मुश्किलात का सामना इससे पहले काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन ऐसे में तहरीक इंसाफ जो इत्तेहाद बनाने की तरफ जा रही है, एक अलायंस बनाकर ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलानी है, उस सिलसिले में भी तहरीक इंसाफ को बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। जिन अहम इत्तेहादियों पर तहरीक इंसाफ रिलाई कर रही है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें जिनमें JUI शामिल है कि वो आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और एक बड़ी मौसर तहरीक चलेगी, उस सिलसिले में भी JUI की तरफ से कोई खातिर खा जवाब नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो इस अलायंस के रास्ते में बड़ी रुकावट दिखाई दे रहे हैं। JUI रिएक्ट भी कर रही है। पहले भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात आते रहे, सलमान अकरम राजा के, बाकी लोगों के। अब जो अली अमीन गंडापुर साहब का ताज़ा एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने जो JUI के बारे में बात की, उस पर JUI मजीद सीखता दिखाई दे रही है। तो क्या ये इत्तेहाद बन पाएगा, बनेगा तो कितना मौसर होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है, JIT में तलबी हुई है तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की। कल आप भी JIT में पेश हुए थे। ये जो JIT है इस हवाले से, एक तो बैरिस्टर गौर साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कोई ट्वीट किया नहीं, ताहम सोशल मीडिया के बारे में मैं बात करूंगा इमरान खान साहब से। तो आपकी पेशी भी हुई थी, तो क्या आपसे पूछताछ हुई, और क्या ये मामला वो जो सुकूत ढाका से मुतल्लिक ट्वीट्स थी उनसे मुतल्लिक है? ये देखिए, जो गौर साहब ने कह दिया उससे ज्यादा मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये ऐसे मामलात है जो कि पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किया जाते। तो हमसे जो बात हुई है उसका हमने उनको जवाब दे दिए, जो उन्होंने सवालात पूछे उनके हमने मुनासिब जवाबात उनको दे दिए। इसको अवामी फोरम के ऊपर नहीं ये बातें आनी चाहिए, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो आई वुड नॉट लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। गौर साहब ने बहुत कुछ कह दिए, मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब है। लेकिन सर ये बताएं कि आपसे पूछताछ किस हवाले से हुई, क्या आपसे पूछा गया? जाहिर है जब ये ट्वीट्स हुई थी गालिबन सुकूत ढाका वाली, तो उस वक्त आप पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात थे। देखिए, मैंने अर्ज किया कि मैं ये जो मामलात हैं उन JIT और हमारे दरमियान, मैं इसको पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। ये मुनासिब नहीं है मेरे लिए कि मैं उसको डिस्कस करूं।
इसलिए आपका सवाल 1 हो, 2 हो या 10 हो या जिस अंदाज में भी आप करें, मेरा जवाब वही होगा कि ये ऐसा मामला है जो कि मैं पार्टी के अंदर डिस्कस करूंगा, पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। चले, जीआईटी के अंदर जो भी हुआ उससे हटके ये बताएं कि ये जो जीआईटी में तलबी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की होना, रियासती सख्ती जो है, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपकी तहरीक की वजह से हो रहा है या वाकईतन एक रियासत की पॉलिसी है हुकूमत की कि अब आप तहरीक इंसाफ से सख्ती से निपटना है? देखिए, रियासत में ये आपकी बात से उस वक्त एग्री करूं कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती जो पहले दिन से हो रही है उसमें कोई नरमी आई थी, इजाफा तो हो फिर मैं गया। कहूं कि हाँ अब सख्ती आ गई है। देखिए, 3 साल से आप पार्टी को निशाना बना रहे हैं एक ही सख्ती के साथ। अब जो फस्तायत है, जो जुल्म है, जो जबर है, जो इंसानियत की तस्दीक है, जो इखलाकियात की तस्दीक है, वो एक ही है, एक ही तरीके से जारी है डे वन से। तो मैं कैसे कहूं कि जी अब कोई सख्ती आई है? सही सख्ती है, तो बहुत देर से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और बर्दाश्त करेंगे, इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे, ठीक होगा। सही है। अच्छा सर, इसमें ये बताएं कि चले जीआईटी के अंदर क्या हुआ उस पर आप बताने से गुरेजा हैं, लेकिन ये बता दें कि ये जो जीआईटी में तलबी वगैरह हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया के ऊपर की गई पोस्ट जो है उससे मुतल्लिक है, जो कि कल आप लोगों को दिखाई भी गई है। सोशल मीडिया जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक गले का तोक नहीं बनता जा रहा? तहरीक इंसाफ को ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में नहीं धकेल रहा आपका? ये इस सिलसिले में भी जो गौर साहब ने कहा है, मैं उसको रेप्लिकेट करता हूं कि ये मामला जो है हम खान साहब के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, इसको भी पब्लिक फोरम के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन चले वैसे इसके वही हम अलावा करेंगे खान साहब के साथ, हम डिस्कस करेंगे और जब उस सिलसिले में कोई कंक्लूजन होगा, कोई नतीजा निकलेगा, चले, वो तो आप जेआईटी के बारे में हाँ सबसे बात करेंगे, वहां जो सवाल जब हुए, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ को ज्यादा मुश्किल में नहीं डाल रहा कि आप एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से आप बातचीत की कोशिश करते हैं, उनसे आप कम्युनिकेशन के चैनल्स ओपन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप ही की पार्टी के सोशल मीडिया से जो है वो ट्वीट्स होते हैं बड़े सख्त किस्म के, जिनमें पूरी सख्त किस्म की कैंपेन चलाई जाती है जो अहम ओहदेदारान हैं उनके हवाले से, अहम इदारे के हवाले से। कल भी एक बड़ा सख्त ट्वीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से हुआ, आर्मी चीफ का नाम लेकर। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह नहीं है क्या? अगर कोई पॉलिसी फैसला होना है, ये पॉलिसी डिसीजन होना है अगर, तो वो खान साहब के साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए भी मुनासिब मुकाम नहीं है कि पब्लिक फोरम में हम उसको लेके आए जी कि ये ठीक है और ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं, इन सारे मामलात को आपने बड़े करीब से देखा है। आपकी जाती राय, आपके तजुर्बे की बिना पर सर क्या है कि इस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि बाहर से ट्वीट्स होती हैं और यहाँ जो उसका जो है क्या कहते हैं वबाल तहरीक इंसाफ पे पाकिस्तान के अंदर आ जाता है? ये फैसला पार्टी ने करना है। पार्टी जो फैसला करेगी, हम एज मेंबर्स ऑफ द पार्टी हम उसको फॉलो करेंगे। ये पार्टी को फैसला करने दीजिए इस सिलसिले। सही है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप तो एक तहरीक प्लान कर रहे हैं ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनाकर। अब अलायंस में सबसे जो अहम प्लेयर हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिन पे तहरीक इंसाफ भी बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है। खान साहब भी जेल से हिदायत उनके बारे में बारहा दे चुके हैं कि उन्हें हर सूरत में अलायंस में शामिल किया जाए, लेकिन वो अलायंस में शामिल होने से गुरेजा हैं। उसकी जगह बाकी शुकूक व शुबात तो मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी वो आते आए, नहीं आते तो बेशक ना आए, वो अपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे। गंडापुर साहब ने भी उनके बारे में बड़े सख्त बयानात दिए कि हम तो ये नहीं कि तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी, बाकी किसी को इतनी अहमियत ही नहीं है। तो इससे तो आपका इत्तेहाद खराब नहीं हो रहा? वो तो जेयूआई वाले तो कह रहे हैं कि गंडापुर साहब पता नहीं किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। तो ये तो अलायंस को आप लोग खुद जो है वो तबाह नहीं कर रहे उसके बनने से पहले ही? देखिए, पार्टी में जो होमोजेनिटी कहते हैं जिसको, वो होना लाजमी होता है। जब आप इतनी इंपॉर्टेंट चीजें परस्यू कर रहे हो तो वो होना है। ये जो मामला हम कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ, जो हमने राब्ते किए हैं और जो कर रहे हैं, और जो ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमारे चेयरमैन खान साहब की हैं, इमरान खान की हैं, और यही होगा। अब इसमें अगर कोई शख्स जो है वो अपने पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में कोई स्टेटमेंट देता है, तो हमारे लिए जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है वो मुकद्दम है, जो पार्टी का फैसला है वो मुकद्दम है। और पार्टी का फैसला ये है कि जेयूआई के साथ, मौलाना साहब के साथ हमने बातचीत को आगे बढ़ाना है और कोशिश करनी है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने, और यही पार्टी कोशिश कर रही है, वही पार्टी कोशिश करती रहेगी। मौलाना साहब बाहर गए हुए हैं, आपको पता उम्रे पे गए हुए हैं। कल उनकी वापसी एक्सपेक्टेड है, और उनके वापस आने के बाद उनके साथ फौरी तौर के ऊपर मुलाकातें की जाएंगी और इसको फाइनलाइज करने की कोशिश उनकी पार्टी ने बड़ा रिएक्ट किया है गंडापुर साहब के बयानात पर। उनकी पार्टी ने बड़ा रिएक्ट किया है, बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। हाफिज अब्दुल्ला साहब हो गए, कमरान मुर्तज़ा साहब हो गए, बड़ा सख्ती से उन्होंने रिएक्ट किया। वो तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो किस एजेंडे पर है। वो तो ये कहते हैं कि
अलीमीन गंडापुर साहब किसके एजेंडा पर हैं? वो तो खुद कह रहे हैं कि इस तरह से तो इत्तेहाद नहीं चलते, नहीं बनते इत्तेहाद कि आप एक तरफ बयानात भी दें हमारे खिलाफ और साथ आप कहें कि आए हमारे साथ मिलकर तहरीक भी चलाते हैं। तो ये गंडापुर साहब को ये बयानात, गंडापुर साहब को तो पहले भी खान साहब ने जेल से कहा था जी कि आप डेहान की सियासत से बाहर निकलें। इत्तेहाद जो है वो अवामी सतह के ऊपर दिए गए बयानात से नहीं बनते, नहीं टूटते। इत्तेहाद बनते हैं जो कि बंद कमरे में बात जो है सीरियस पैराए में बात की जाए, और वही होगा जब हम इसको टेक अप करेंगे मौलाना साहब की रिटर्न के ऊपर, तो ये तमाम मामला जो है इनको टेबल पे रखा जाएगा और इनका हल तलाश किया जाएगा। मुझे बासियत एक मेंबर ऑफ पीटीआई ये पूरा यकीन है और पूरी उम्मीद है कि ये इत्तेहाद जो है वो हम करने में कामयाब होंगे और मौलाना साहब को अपने साथ मिलाने में कामयाब होंगे। मैं बात को यहीं तक रखूंगा, लोगों के बयानात के ऊपर मैं बात ना करूंगा। और वैसे जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि पब्लिक डोमेन में दिए गए बयानात से ना इत्तेहाद बनते हैं ना टूटते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान, जाहिर है आप उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, फिर अलायंस की वजह से आगे बढ़ा जाए, लेकिन अगर वो आपके अलायंस का हिस्सा नहीं बनते तो तहरीक इंसाफ ने तहरीक तो चलानी है हर सूरत, तो कब तक आप मौलाना साहब का इंतजार करेंगे, उनकी हाँ या ना का? जी, टेंटेटिव डेट्स जो है वो खान साहब ऑलरेडी समर दे चुके हुए हैं। आपको पता है उन्होंने कहा है कि जी ये जो रमजानुल मुबारक का महीना है इसमें हम ये तहरीक के जितने भी खदोखाल हैं वो तय करने की कोशिश करेंगे, किसने हमारे साथ आना है किसने नहीं आना। इस सिलसिले में भी फैसले जो है वो किए जाएंगे और ईद उल फितर के फौरन बाद ये पुरअमन अवामी तहरीक जो है इसका आगाज करने का प्लान है। चाहे जेयूआई साथ आए या ना आए, आप हर सूरत में जाएंगे अपने इस एहतजाज के प्लान के साथ? पार्टी का फैसला यही है जी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम ना सिर्फ ये कि जेयूआई बल्कि जीटीए और सिंध की दूसरी जमातें और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो भी पीटीआई के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तहरीक का हिस्सा। ज्यादा मैटर तो जेयूआई ही करती है क्योंकि स्टेट पावर तो उनके पास है तगड़ी। हर पार्टी मैटर करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी रेलेवेंस होती है, कुछ की थोड़ी ज्यादा होती है कुछ की थोड़ी कम होती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को हम इंपॉर्टेंट समझते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को हम रेलेवेंट समझते हैं, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को हम साथ मिलाना चाह रहे हैं। अच्छा रऊफ हसन साहब, ये बताएं कि अडयाला जेल के बाहर भी कैंप लगाए जाने के हवाले से तहरीक इंसाफ कुछ मुशावरत कर रही है। सलमान अकरम राजा साहब ने तो 2 दिन पहले कह दिया था कि बिल्कुल ये तो जो है ना, उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया था। वो कहते हम अपने बंदे नहीं मरवा सकते, हमने तदब्बुर से काम लेना है। तो अब पार्टी फिर मुशावरत कर रही है अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने के हवाले से, तो ये लग रहा है कैंप क्या? हमें सगेशियसली, हमें सैनिटी के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जमात के अपने तकाजे होते हैं और उनको सामने रख के जो भी फैसला करना है वो करना है। और फिर जब फैसला हो जाएगा तो फिर उसको पूरी तकदो के साथ हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन सर ये जेल के बाहर कैंप के हवाले से अभी तक की है क्या डिस्कशन है क्या पार्टी के अंदर कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो इसके खिलाफ हैं, आपकी राय क्या है कि ये कैंप लगना चाहिए या नहीं? ये कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है और उसमें ये तमाम चीजें जो है वो जेर बहस आएंगी और उसके बाद फैसला जो होगा उससे आपको इंशाअल्लाह ताला हम आगाह करेंगे। अच्छा, क्या वजह है रऊफ हसन साहब, हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक चलाए जाने की थ्रेट को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही? कुछ देर पहले अतार साहब हमारे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। वो कह रहे हैं उनके अंदर इतने ग्रुप बन चुके हैं, इतनी तकसीम है कि वहां से भी कोई खतरा नहीं। वो कहते हैं खतरा तहरीक इंसाफ को अपने आप से है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। पार्टी में कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए, पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप के पीछे और वो तमाम जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फैसले हैं उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होंगे, उनके ऊपर अमल किया जाएगा, उसको लेके आगे बढ़ा जाएगा। क्या सुन ले एंकर भाइयों को बहनों को क्यों उतारे हैं? खान साहब का नाम लेना जो है वो मना है। खान साहब के नाम लेने से कांपते हैं ये लोग, वो बंदा इस वक्त जेल के एक कमरे से पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख लिख रहा है। सही है, सुन ले, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट्स मुझे ना सुनाया करें कि ये खौफजदा नहीं है। हम किसी को खौफजदा करने के लिए अवामी तहरीक नहीं चला रहे। वो तो उनका रिश्ता पार्टी दिखा रहा है। पुरअमन तहरीक है, ये पुरअमन तहरीक होगी। बहरहाल वो तो ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में किसी जलसे की इजाजत नहीं देंगे, किसी रैली की इजाजत नहीं देंगे। वो कह रहे हैं ना हमने पहले दिया ना अब देंगे, कोई इज्तिमा नहीं करने दिया जाएगा। वो कह रहे हैं पार्टी का जो रिसेंट पास्ट है उनका वो इतना ज्यादा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने काफी पुरतशद्दुद जो है वो तरीके चलाई है, तो इसलिए हम उन्हें इजाजत नहीं देंगे किसी किस्म की मूवमेंट की या बंदे इकट्ठे करने की। ये स्टेटमेंट समर साहब, ये स्टेटमेंट किस आइन किस कानून के तहत है मुझे ये बता दीजिए जरा। आप ही बता दें, मेरी रहनुमाई कर दें। किस आइन में लिखा हुआ है, किस कानून की किताब में लिखा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत नहीं देंगे? वो ये कहते हैं जो लिखा हुआ है वो सर, तो बिल्कुल है। मैं आपकी राय से एग्री करता हूं कि हर सियासी जमात को, हर शख्स को, हर फर्द को जो है वो इज्तिमा की इजाजत आइन देता है,
लेकिन हुकूमत का आर्गूमेंट इस पे यह है जी, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रिसेंट पास्ट जो उनकी हिस्ट्री है उसमें तो उन्होंने काफी पुरतशद्दुद मुजाहरे किए, तो इसलिए हम उन्हें दोबारा इजाजत नहीं देंगे। जी, वो पुरतशद्दुद मुजाहरा जिसकी ये बात करते हैं उसके ऊपर अगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पुरतशद्दुद था और हम रिस्पॉन्सिबल थे, तो उसके ऊपर ये जुडिशियल बेंच क्यों नहीं बना देते ताकि उसकी तहकीक हो जाए। सही है, बना देना, जुडिशियल बेंच बना दें, तहकीक कर लें, पता चल जाएगा कि कौन जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार हैं तो हम उसके लिए सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आपके पास तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस हैं क्या? ज़ाहिर है आपकी सियासी मुश्किलात भी हैं, खान साहब जेल के अंदर है बड़े टाइम से, आपने उन्हें बाहर भी लाना है, अपने दीगर जो चैलेंजेस हैं उनसे भी आपने नबर्द आज़मा होना है। अब सबसे पहले जो आपके पास स्ट्रीट पावर का एक ऑप्शन था वो आपने 3 बार एक्सरसाइज किया, चले जो भी मुश्किलात थी गवर्नमेंट ने जो भी किया, लेकिन आप अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके थे। दूसरा जनाब, आपने जुडिशरी पे आपकी बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ आपकी मर्जी के आएंगे चीफ जस्टिस साहब, वो भी नहीं हो सका, वहाँ से भी आपकी उम्मीदें टूट गई। अमेरिका के हवाले से कुछ उम्मीदें थी कि वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ इंटरफेयर करेंगे मामलात पे या कोई प्रेशर डालेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो अब जुनैद अकबर साहब तो कह रहे थे हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारी कम्युनिकेशन उनसे बहाल हो, राब्ते हों, मुज़ाकरात हों, तो अब आप दोबारा उम्मीद फिर आपकी एस्टेब्लिशमेंट से यह है कि वहाँ मामला ठीक हो तो फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए समर, एस्टैब्लिशमेंट के बाद साथ बातचीत के बारे में हमारा एक कंसिस्टेंट जो मौक़िफ़ रहा है, और आज भी मैं कहता हूँ और मैं बरमला कहता हूँ कि इस मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के आपस में प्रोडक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने में है, और ये नागुज़ीर है। मैं लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, ये नागुज़ीर है। इसके बगैर मुल्क के मसाइल जो हैं वो आगे उनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उनको हल नहीं किया जा सकता। ये आज होता है, कल होता है, परसों होता है। मेरी अगर एडवाइस को लेगा तो मैं कहूँगा जी कि आज करें कल ना करें, बिकॉज मुल्क के मसाइल ऑलरेडी बहुत गंभीर हो चुके हुए हैं। बाकी आपने और मसाइल का जिक्र किया है। इस वक्त सर तो इस वक्त सर जो तमाम राब्ते हैं बैक चैनल या जो भी आपके राब्ते हैं वो तमाम इस वक्त बंद हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुनक़ता है। हमारे राब्ते उनके साथ मौजूद हैं। आपने जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं जुनैद साहब का, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे राब्ते मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इनको फर्दर कंसोलिडेट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए और इनको प्रोटेक्टिव किया जाए, और उसके कोई नताइज जो हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन सर उन राब्तों के लिए उस डायलॉग के लिए जो है ज़रूरी होता है कि सीज फायर हो, आपकी तरफ से जो सख्त बयानात दिए जाते हैं, जो कंपेन चलाई जाती है आर्मी चीफ के खिलाफ, वो कंपेन रुके। कल भी तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से नाम लेकर आर्मी चीफ के खिलाफ बड़ी सख्त तनकीद की गई है, बड़ी सख्त हर्जा सराई की गई है। तो ये सिलसिला पहले रुकेगा तो तब जाके शायद कोई बातचीत का माहौल बनेगा। मैंने ये सवाल आपने दूसरी दफा किया है, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि हम आहंगी होनी चाहिए, और उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला कल मिलके कोशिश करेंगे कि पार्टी के अंदर एक यकसुई जो है वो पाई जाए, और इस सिलसिले में हम ज्यादा फोर्सफुली इस जो डायलॉग का जो ऑप्शन है उसको परस्यू करेंगे। तो सर ये जो लोग बाहर जिन्होंने एहतजाज वगैरह किया, जो कैंपेन बाहर से बैठ के चला रहे हैं, शहबाज गिल हो गए, कासिम सूरी हो गए, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन करती है या डिसऑन कर रही है फिलहाल? देखिए जी, ये पार्टी के कुछ ओहदेदार जो हैं उनको तो हम डिसोन नहीं कर सकते, लेकिन ये सब चीजें जो है ये ऑन गोइंग है। इसके ऊपर जो भी मामलात है वो आगे बढ़ेंगे जब, तो मेरा ख्याल है कि आपको भी पता चलेगा कि क्या है। सही है। तो सर इस सारे तनाजुर के अंदर, इस सारी सियासी सूरत हाल के अंदर सर खान साहब की रिहाई का मामला तो लगता है कि बहुत पीछे चला गया है। उसमें जो उम्मीदें थी आपको वो काफ़ी जो है वो उम्मीदें टूट चुकी हैं, और लग रहा है आपको कि मुस्तकबिल करीब में या खान साहब की रिहाई हो पाएगी, या फिलहाल मौजूदा हालात के अंदर मुश्किल लग रही है ये मुस्तकबिल करीब में? ये आप किन उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं? अगर आप अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं तो अमेरिका कभी हमारी उम्मीद नहीं था। मैंने आपको कहा है कि आपके प्रोग्राम में भी बैठ के कहा है, और डजन्स ऑफ अदर प्रोग्राम्स में भी मैंने कहा है कि एक सियासी जमात होने के नाते हम किसी दूसरे मुल्क से उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि वो हमारे मामलात में हमारी मदद को आएगा या किसी और की मदद को आएगा। जब आपकी पार्टी के हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे तब आपके पार्टी के लोगों ने कहा कि बस खान साहब बहुत जल्द रिहा होने वाले हैं। एक सेकंड, बिल्कुल रिहा होंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द रिहा होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उस सिलसिले में हमने अमेरिका से उम्मीद की जो है वो अमेरिका से मदद की उम्मीद लगाई हुई नहीं। हालात बदलेंगे, तेजी से बदलेंगे। देखिए जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है, जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, जो जुडिशरी को फतह किया गया है हुकूमत की तरफ से, जो एग्जीक्यूटिव के अंडर आ गई है, ये सारा कुछ हुआ है, ये मामला सस्टेनेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की, जिनका कहना है कि तहरीक तो हर सूरत में चलेगी, पार्टी के अंदर जो है बयानात को लेकर, पॉलिसी को लेकर हम आहंगी का होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोग्राम में मुख्तलिफ ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम मामले पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कौमी मईशत की तरक्की में शोबा ज़राअत बुनियादी अहमियत का हामिल है और ज़री पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा खुराक और फसलें पैदा होती हैं। तमाम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद यह भी एक तल्ख हकीकत है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पाकिस्तान को मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरामदात का सहारा लेना पड़ रहा है। आबादी में मुसलसल इजाफे, शहरी आबादियों के तेजी से फैलाव, अशियाए खुरनोश की स्मगलिंग और ज़री शोबे में उमूमी पैदावारी जमूद जैसे मसाइल से मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए दरामदात पर इन्हिसार वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब ज़राअत के लिए फसलों को सैराब करने का चैलेंज भी दरपेश है जब मुल्क में पानी की किल्लत और बहरान बढ़ता ही जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 4था बड़ा मुल्क बन जाएगा और 40 बरस बाद फसलों के लिए पानी की अदम दस्तियाबी ग़ज़ाई बहरान को शदीद तर कर देगी। इसी तरह पाकिस्तान में हर साल सैलाब से फसलें तबाह और पानी ज़ाया होना भी मामूल बन गया है। ताहम अब इस बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक महफूज शहीद कनाल या चोलिस्तान कनाल की तामीर है, जिसको पाकिस्तान के ज़री मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने के लिए महफूज शहीद कनाल की सुलेमान की हेडवर्क से फोर्ट अब्बास तक तामीर होगी। इस कनाल की तामीर नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के ऐन मुताबिक है। महफूज शहीद कनाल सिर्फ पंजाब के शेर का पानी इस्तेमाल करेगी। 174 किलोमीटर तवील ये नहर दरियाए सुतलज पर बनाई जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे के लिए 12 लाख एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 225.34 अरब रुपए मुख्तस भी किए हैं। जून से अक्टूबर तक इस कनाल में इजाफी सैलाबी पानी का इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी 2 माह पंजाब के शेर से पानी लिया जाएगा, जो कि 1991 के पानी की तकसीम के मुआहदे के ऐन मुताबिक है। महफूज शहीद कनाल में पानी की मिकदार 4120 क्यूसिक होगी। अगले मरहले में फोर्ट अब्बास से मरोट तक 120, जबकि फोर्ट अब्बास से टंडवाला तक 132 किलोमीटर कैनाल बनाई जाएंगी, जो इसी कैनाल का हिस्सा है। इन मंसूबों की तकमील से लाखों एकड़ जमीन को सैराब किया जा सकेगा। कवानीन के मुताबिक सूबे अपने मुख्तसुदा पानी के वसाइल के अंदर रहते हुए नहरी मंसूबे शुरू कर सकते हैं। महफूज शहीद कैनाल के लिए पानी की दस्तियाबी का NOC मुश्तरका मुफादात कौंसिल के तहत कायम आईनी इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी या इरसा ने जारी किया, जिसमें तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल हैं। तमाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर 6 नहरों और उनके सिंध के पानी के हिस्से पर असरात के खिलाफ खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। यह दावा हो रहा है कि सिंध को उसके पानी के हिस्से से महरूम कर दिया जाएगा, जिससे हरे भरे खेत बंजर जमीन में तब्दील हो जाएंगे। ताहम मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। हक़ाइक़ के मुताबिक महफूज शहीद कैनाल दरियाए चनाब और जहलम से पानी की तकसीम को मुनज़्ज़म करता है। यह किसी भी सूरत दरियाए सिंध से पानी नहीं लेता, लिहाजा सिंध के हिस्से के पानी के इनहराफ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक दरियाए सिंध के पानी की दस्तियाबी का ताल्लुक है, तो 2027 में मोहम्मद डैम और 2028 में दयामर बादशाह डैम की तकमील के बाद वहां 7.08 मिलियन एकड़ फुट इजाफी पानी दस्तियाब होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 48 लाख एकड़ गैर आबाद जमीन को काबिल काश्त बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माहिरीन के बकौल सूबाई और इलाकाई सियासत से बालतर होकर कौमी मुफाद को तरजीह देना होगी, ताकि आवाम का फायदा हो। महफूज शहीद कनाल की अहमियत और इससे जुड़े तनाज़े पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर ने। बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि महफूज शहीद कनाल जो कि बन रही है हेड सुलेमानकी से लेकर फोर्ट अब्बास तक, क्या कहेंगे इस पे जो एक सियासत हो रही है, इस पे एतराज़ात सामने आ रहे हैं? इस कनाल का बनना कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, और जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान के सहराओं को जो है सरसब्ज बनाने का एक जो प्लान है, उसमें कितनी माउन और मददगार साबित होगी? ये पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारी जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी हमारी ज़राअत में ग्रोथ नहीं है। हम आज भी 10 से 12 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उस इंपोर्ट को ख़त्म करने के लिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे लिए लाजमी है कि हम अपने गैर आबाद रकबों को आबाद करें। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो गैर आबाद रकबा पड़ा है वो चोलिस्तान है। जी हाँ। अब अगर इंडिया ने अपना राजस्थान आबाद कर लिया है, तो हम अपना चोलिस्तान आबाद क्यों नहीं कर सकते? जी हाँ। इंडिया ने अपना राजस्थान आबाद करने के लिए उन्होंने इंदिरा नाम के कनाल निकाली है। हमारी जो महफूज शहीद के नाम से कनाल निकल रही है। अब कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हमारे वो एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जैसे घर दाने और कमले भी सियाने।
यानी कि फूड सिक्योरिटी का होना लाजमी है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है जी। तो आज अगर ये नहर बन रही है तो उस नहर के बनने के आपको मैं नहर बनने से पहले भी जो अभी रकबे दिए गए हैं वहां पे कुछ लोगों ने जो काश किया है, मैं पिछले दिनों में वहां पे मैं चुलिस्तान में गया हूँ, तो मुझे वो चुलिस्तान का एरिया जो अभी आबाद हुआ है वो मुझे चुलिस्तान ही लगा, वो मुझे नखलिस्तान लगा है। यानी कि माशाल्लाह वहां पे अब आप ये देखें कि हमें सबक हासिल करना चाहिए कि आज से 2 साल पहले हमने आटे की लाइनों में 24 खवातीन को शहीद करवाया। जी हाँ, एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम दुनिया का गंदम बाहर 8वां से बड़ा इम्पोर्ट कर रहे ज़रूरी हैं, हम मुल्क है सर, कपास हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का 8वां बड़ा हाँ जी, हम दालें इम्पोर्ट हम जी हाँ, हम दालें इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुदरत ने हमें तमाम मौके मुयसर किए हैं कि हमारे पास दरिया, हमारे पास समंदर, हमारे पास हर गुलिस्तान, तरह हमारे के पास मौसम हमारे रेगिस्तान, पास है हमारे जी। पास रोई, चारों मौसम हमारे पास है और मैदानी इलाका हमारे पास है, कराची से लेके पिशावर तक हमारे पास है। लेकिन एक नहीं थी तो विल नहीं थी। अब इस प्रोग्राम के तहत मुझे वो एक विल नजर आ रही है। सिर्फ इन रकबों को आबाद नहीं किया जा रहा, इसके अलावा और भी है जो हमारी ऑलरेडी काश्तकारी हो रही है उसको बेहतर किया जा रहा है, पर एकड़ पैदावार बढ़ाई जा रही है, सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। हम ठीक है, हम शुरू से पहले दिन से हमारा ज़रूरी मुल्क है, लेकिन हमारे पास सीड सिस्टम ही नहीं था। फिर जो इदारा लिम्स बना है उसके अंडर जो काम हो रहा है वो ये है कि काश्तकार उसकी जमीन खानेवाल में और लाहौर बैठा है, वो लिम्स पे जाके वेबसाइट पे जाके वो अपनी जमीन का चेक कर सकता है कि उसमें नमी क्या है, उसकी पीएच क्या है, उसके ऊपर पेस्ट कोटिंग वो कर सकता है, यानी कि सारा काम वो अपने घर बैठ के कर सकता है। ऐसे ही है सर, आज पूरी दुनिया में जदीद जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं अपनी ज़री पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक हम बहुत ही बुनियादी बहस के अंदर हम फंसे हुए हैं कि ये पानी हमारे से कब फलां को चला गया। हालांकि ये जो बन रही है कैनाल, इस कैनाल का तो पानी भी जो है वो सतलज से जाएगा, दरिया सिंध का पानी तो इसमें जाएगा ही नहीं इस नहर में। तो फिर ये जो सियासत है इस पे जी बिल्कुल जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। पहली बात तो ये है कि जून से लेके और अक्टूबर तक जो पानी है हमारे पास वो वाफिर पानी मौजूद होता है जो हम दरियाओं में आके समंदर में चला जाता है। एक तो वो पानी इस्तेमाल होगा, उसके बाद हमने पानी हेड सुलेमान किसे लेना है, सिंध का पानी है ही नहीं। और मैं एक चीज आपको और वादे चलूं कि हम जो पंजाब वाले यकीन कर लें कि हमने तो अपने हिस्से का पानी पहले सिंध को दिया है। सिंध का नीचे वाला पानी कड़वा था, हमें पानी मिल रहा है 2 से 2.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़, जबकि हमने अपने सिंधी भाइयों को हम दे रहे हैं 8 से लेकर 13 क्यूसेक तक पर 1000 एकड़। हम सब पाकिस्तानी हैं, सिंध वाले हमारे भाई हैं, बलोची हमारे भाई हैं, पठान हमारे भाई हैं, पंजाबी, मैं तो कहता हूं हम सब पाकिस्तानी हैं जी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। हमने पूरे मुल्क को सरसब्ज करना है। फिर एक चीज और है जी, अगर चुलिस्तान आबाद हो रहा है तो उसमें जो भी ज़राई प्रोड्यूस होगी तो सिंध भी जाएगी, वो बलूचिस्तान भी जाएगी, वो केपी में भी जाएगी, वो हर जगह पे जानी है उसने। तो इस पे एक जगह पे उसने इस्तेमाल नहीं होना। जी जी, यानी कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का वो हल होना है। देखा ना, इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो फूड सिक्योरिटी है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी है जी। बजाय हम इसके इस वक्त अब आपके सामने है, अगर आप पिछले साल देख लें तो हमारी जो टोटल इंपोर्ट थी वो $80 बिलियन की थी, हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो 31.5 बिलियन डॉलर की। अब $48.5 बिलियन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डेफिसिट है वो कहां से हम खत्म कर सकते हैं? वो सिर्फ ज़राअत से खत्म कर सकते हैं इस वक्त हम। हमारे पास ज़राअत के अलावा बाकी कुछ नहीं। हम IT में पीछे हैं, हम इंडस्ट्री में पीछे हैं, ज़राअत है हमारे जो हमें 5-6 माह में काफी बूस्ट कर सकती है। तो इस वक्त जब वहां पे काम शुरू हुआ है, फिर यह है कि वहां पे आप पानी का सिस्टम देखें, पेवर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लगा जा रही है, स्प्रिंकलर इरिगेशन के जरिए हो रहा है कि हम अपने 80% पानी की बचत भी कर सकते हैं। अगर हम अपने 80% की पानी की बचत करेंगे, जदीद मशीनरी लेके आएंगे, जदीद टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जो हमारे पास पानी है ये पानी हमारे पास इंशाल्लाह वाफिर हो जाएगा। फिर हम तो फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, हम तो अपने आप के साथ जुल्म कर रहे हैं पहले। अगर इस प्रोग्राम में आके ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत अगर हम जदीद मशीनरी की तरफ जा रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के जा रहे हैं, तो फिर लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया खालिद खोखर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।